इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 8 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स नाम से है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द लिविंग सिस्टम्स इज कॉल्ड। देखिए, जो भी हमारी फोर्सेज की स्टडी है, बहुत सारे फोर्सेज एक्ट करते हैं, काम करते हैं लिविंग सिस्टम्स पर, मतलब हम जो जिंदा लोग हैं उनकी बात हो रही है लिविंग सिस्टम्स पर, और उनके इफेक्ट हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बायोमैकेनिक्स। बायो में देख लीजिए, जो इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है, उसका हो गया बायो। और मैकेनिक्स मतलब कोई भी जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसकी स्टडी, जैसे कि फोर्स है, फोर्स की हम स्टडी करेंगे और उनके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, और बाकी सभी जो फैक्टर्स हैं उसके इफेक्ट के और स्टडी ऑफ फोर्सेस, ये सभी हम बायोमैकेनिक्स के अंदर देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स। देखिए, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स है वो भी बढ़ेगी। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। मास का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना हुआ है, वो हम मास में कंसिडर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने फॉर्मूला देखा भी होगा, F इज इक्वल टू ma। मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये समझा था, यही हमने बात करी है। किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम जानते हैं क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देयर इज ऑलवेज एंड ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन, ये फॉर्मूला है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम न्यूटन्स का देखते हैं। एक्शन और रिएक्शन का लॉ भी इसको बोलते हैं। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स है इन चार में से किसके ऊपर हेल्प करती है? हेल्प ये हमें सभी पे करती है। हमारी जो टेक्निक है वो इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूविंग डिज़ाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं उनकी डिज़ाइनिंग में हमें हेल्प मिलती है, और इससे हमारी क्या होती है? परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। ये कैसे होती है? क्योंकि बायोमैकेनिक्स के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, और उसके इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या होंगे, उन सभी को जब हम स्टडी करेंगे तो हम कितना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की हेल्प से, ये हम बायोमैकेनिक्स में देखते हैं। अगर हम बायोमैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज आप देख रहे हो, ये आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसके ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि स्कूल इंजीनियर नाम से है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, और फर्स्ट जो पिंड कमेंट है वहाँ पर भी लिंक मिलेगा अपने स्कूल इंजीनियर चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रिक्शन नाम का फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट की सरफेस है, उसकी जो नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक क्या है? मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट। कौन सा मटेरियल कॉन्टेक्ट हो रहा है? देखिए, एक तो यहाँ पर मान लीजिए सरफेस है रोड, तो रोड की जो सरफेस है वो रफ रहेगी। एक अगर दूसरी सरफेस हम बात करें आइस है, तो बर्फ पर हमें फ्रिक्शन कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट और मटेरियल ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है और सरफेस के ऊपर। इसी तरीके से हम फ्रिक्शन को देखते हैं। दोनों ही अगर हमारे फ्रिक्शन कम या ज़्यादा होंगे तो ये दोनों फैक्टर वहाँ पर काम करते हुए मिलेंगे। आइस पर आपको फ्रिक्शन कम देखने को मिलेगा और रोड पे आपको क्या मिलेगा? फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ जेवलिन थ्रोन बाय नीरज चोपड़ा विल बी डन अंडर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। नीरज चोपड़ा ने तो जेवलिन थ्रो किया, उसका जो मैकेनिकल एनालिसिस है वो हम किसके अंदर करते हैं? तो ये हम बायोमैकेनिक्स के अंदर ही करते हैं। ये हमने देखा था। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मैकेनिक्स में हम कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारा मैकेनिक्स के अंदर आता है। हेडिंग द फुटबॉल इनटू ऑपोजिशन गोल पोस्ट थ्रू ए कॉर्नर किक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपके सामने एक कॉर्नर किक के लिए गोल पोस्ट है। इसकी है फुटबॉल की गोल पोस्ट है।
अब यहाँ से क्या है, कॉर्नर किक करी जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल मिलेगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या है, F इज इक्वल टू ma है। इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वर्क। जब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं और टेक ऑफ की बात करते हैं, टेक ऑफ का मतलब है लॉन्ग जंप में आपको लंबा कूदना होता है, ये जंपिंग पिट है, और यहाँ से आपको कूदना होता है। तो जब आप यहाँ से फोर्स लगाकर कूदते हो तो इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पॉइंट पर जब आप फोर्स लगाते हो, यहाँ पर कौन सा न्यूटन्स का लॉ है वो काम करता है? यहाँ पर आपका करेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एक्शन और रिएक्शन का लॉ है। जितनी आप एक्शन लगाओगे, जितनी आप ताकत अपने पैर से नीचे की तरफ लगाओगे, उतना ही ये आपको आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करेगा। विच इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस कहाँ पर नहीं है। तो इन ऑप्शंस में से हमें ये ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द मूवमेंट। कोई भी जो हमारी मूवमेंट हो रही है उसकी स्ट्रक्चर और फोर्स हैं, उसके इफेक्ट हमारी मूवमेंट के ऊपर, इसकी स्टडी हम नहीं करते बायोमैकेनिक्स के अंदर। बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे हमारी टेक्निक इंप्रूव होती है, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको हम समझते हैं। इससे हमारे जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बायोमैकेनिक्स की हेल्प से। बायोमैकेनिक्स डील विद, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो किससे डील करता है बायोमैकेनिक्स? तो ये आपका करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट मूवमेंट्स डन बाई ह्यूमन बॉडी। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसके द्वारा अलग अलग जो मूवमेंट किए जाते हैं, अब उन मूवमेंट्स का हम जब फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम बायोमैकेनिक्स के अंदर देखते हैं। बायोमैकेनिक्स में हमने देखा भी था, ह्यूमन बॉडी मतलब आपका शरीर, अलग अलग जो आप फोर्स लगा रहे हो उनके ऊपर इफेक्ट कैसे करता है। जेवलिन और डिस्कस थ्रो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के 3 नियम हैं, इनमें से जेवलिन थ्रो या फिर डिस्कस थ्रो की बात करें तो किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका थर्ड लॉ का एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि जितना आप एक्शन या फिर फोर्स लगाओगे उतना ही जेवलिन या फिर डिस्कस थ्रो है वो उतना ही दूर जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कई बार डिस्कस किया है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन्स का है उसको हम एक्शन और रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। डाइविंग फ्रॉम डाइविंग बोर्ड इन स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, स्विमिंग पूल है मान लीजिए, और यहाँ पर एक डाइविंग बोर्ड रहता है, जहाँ से क्या करते हो, जंप लगा के और स्विमिंग पूल के अंदर आप डीप डाउन करते हो। ये जो फिनोमिना है इसके अंदर न्यूटन्स का कौन सा लॉ काम करता है? यहाँ पर आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम करेगा, क्योंकि जितना आप इसको नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे बैंड भी हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो नीचे की तरफ जितना ये जाएगा उतना ही आपको ये ऊपर की तरफ फेंकेगा, आप उतना ही ऊपर से क्या कर पाओगे, जंप कर पाओगे स्विमिंग पूल के अंदर। यहाँ पर भी आपने जितना एक्शन किया उतना ही आपके ऑपोजिट में रिएक्शन आपको मिलता है। रोमन रिंग्स होल्डिंग इन जिम्नास्टिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ। रोमन रिंग्स जिम्नास्टिक्स के अंदर हम होल्ड करते हैं, ये देखिए ऐसी जो 2 रिंग होती हैं, इन दोनों हाथों से इन रिंग्स को पकड़ा जाता है जो जिम्नास्ट होते हैं उनके द्वारा। तो ये कौन से लॉ का एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल रहता है। इसका मतलब है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिजिड कंडीशन में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है आपने, होल्ड कर रखा है। होल्ड करने का मतलब है आप एक ही जगह पर रुके हुए हो, आपने इनर्शिया को फॉलो किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर इफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी ये होती है, देखिए ये कौन सा फैक्टर्स इन 4 ऑप्शंस में से उसको इफेक्ट नहीं करता? तो इसके अंदर बियॉन्स फोर्स है वो नहीं करेगा, ग्रेविटी भी इफेक्ट करेगी, एंगल ऑफ रिलीज भी इफेक्ट करेगा, और एयर रेसिस्टेंस का भी इसके अंदर फर्क पड़ता है। क्योंकि चैप्टर 8 का जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन था उसमें हमने समझा था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पहले आप डिटेल से देख लीजिए, आपके सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ट्रेजेक्टरी क्या होती है। फिर भी अगर शॉर्ट में हम समझना चाहें तो ये इस तरीके से जो मोशन होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर आपकी ग्रेविटी भी काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को
जमीन की तरफ लेकर आने का काम करती है। एंगल ऑफ रिलीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एंगल ऑफ रिलीज आपका 90 डिग्री हो तो आपकी ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। इसके बाद में एयर का रेजिस्टेंस तो लगता ही है। तो इस तरीके से ये तीनों फैक्टर इसके अंदर काम करेंगे, बियॉन्ड फोर्स नहीं लगेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कौन सी एवरेज लोकेशन की बात होती है, तो ये बात होती है वेट की। इसका मतलब है कि आपका वेट अगर 80 किलोग्राम है तो उसका एवरेज कहाँ पर आता है, वहाँ पर आपका CG पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग आपकी जो नाभि है उसके नज़दीक मिलेगा। अगर आप बैंड हो रखे हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको होल्ड करने में हेल्प करता है। और ये ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। वेट के ऊपर डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला है W = mg। m का मतलब मास और g का मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की इसके अंदर हेल्प ली जाती है। आपका जो ग्रेविटी का सेंटर है वो देखा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। टेंड्स टू चेंज ए बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो बॉडी की जो स्टेट कंडीशन और रेस्ट कंडीशन है वो हम देखते हैं। ये आप देखते हो फोर्स में। फोर्स में हम यही देखते हैं। फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुल करते हो या फिर पुश करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कोई भी बॉडी की जो कंडीशन है वो या तो रेस्ट के अंदर या फिर कोई बॉडी मोशन के अंदर है, वो किससे चेंज होती है, तो वो चेंज होती है फोर्स लगाने से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड, यहाँ पर क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। जैसे कि आपको डेफिनेशन याद होगी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो यही उसकी डेफिनेशन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डैश इज द स्टेट ऑफ नो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं होती या फिर कोई भी मोमेंट में नहीं होती, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को कंसिडर नहीं करते, हमारा एक्सेलरेशन नहीं होता। आर्चरी एंड शूटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल क्यों हैं, स्टैटिक मतलब आप एक ही जगह पर खड़े हो, आप मूव नहीं कर रहे। और इक्विलिब्रियम का मतलब है आप अगर इधर उधर थोड़ा सा भी अगर डेविएट हो जाते हो, मूव कर जाते हो, तो उससे प्रॉब्लम होगी, आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ पाओगे। क्योंकि आर्चरी और शूटिंग में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है कि आप कितना एक्यूरेटली शूट कर पाते हो। और आर्चरी में और शूटिंग में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना आप एक्यूरेटली जा पाओगे उसमें आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हेल्प मिलती है। एनलार्ज बेस ऑफ सपोर्ट एंड बॉडी वेट इंक्रीजेज। देखिए आपका जो बेस है उसका सपोर्ट और बॉडी वेट जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे हमें देखने को मिलता है स्टेबिलिटी। आप स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपका जो बेस है अगर उसका सपोर्ट अगर बढ़ जाएगा आप ज़्यादा स्टेबल रहोगे। आपका बॉडी वेट भी अगर बढ़ेगा उससे भी आपको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। विच इमेजिनरी लाइन पासेज थ्रू ए बॉडीज मास सेंटर। आपकी जो बॉडी का मास है उसका जो सेंटर है उससे एक लाइन पास करती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की लाइन होती है। इसमें क्या रहता है, आपकी बॉडी का मास है वो एकदम सेंटर में रहता है, इस साइड भी बराबर और इस साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर रहता है। इमेजिनरी लाइन होती है ये। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पॉइंट एट विच ऑल द वेट और मास ऑफ ए बॉडी में बी कंसिडर्ड टू बी कंसनट्रेटेड। आपकी जो वेट या फिर मास है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी में ध्यान रखना है, इसमें आपका क्या रहता है, वेट या फिर जो मास है वो एक जगह पर रहेगा, एक पॉइंट पर रहता है। लेकिन इसके अंदर जो बॉडी का मास सेंटर है, एक लाइन इमेजिनरी हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है और लाइन की बात करेंगे तो लाइन ऑफ ग्रेविटी एक लाइन है। इन दोनों में यही मेन फर्क आपको देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द लोकेशन और पॉइंट वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस एंड प्लेन्स
अकर। देखिए हमारे बॉडी के अंदर 3 एक्सिस और प्लेन होते हैं। ये तीनों एक्सिस और प्लेन हमने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा भी है, कौन-कौन से एक्सिस और प्लेन होते हैं। ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को, इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का जो सेंटर है या फिर जो पॉइंट है, वहाँ पर सारे प्लेन और एक्सिस क्या हो जाएँगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। इट रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एट एन एंगल। देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट किया जाता है, वो मतलब उसको छोड़ा जाता है, एयर में एक एंगल पर छोड़ा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। इस तरीके से ये मोशन होता है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। द मेन फोर्स एक्टिंग ऑन द डैश इज ग्रेविटी इज द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाला जो फोर्स है वो कौन सा होता है? तो ये आपका प्रोजेक्टाइल ही मोशन होता है। मेन फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी इज द वर्टिकल डायरेक्शन। ये देखिए इस तरीके से जो फोर्स लगेगा वो होता है प्रोजेक्टाइल। डैश इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है, ये देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, ये जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ है उसको ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। और ये मोशन होता है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए। कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री है उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो पाथ है वो किसकी फॉर्म में रहता है? ये पैराबोला की फॉर्म में रहता है। ये जो शेप है इसको हम पैराबोला बोलेंगे। तीनों ही फॉर्म को आपको समझना है। ये देखिए इस तरीके से ये जो बन रहा है, ये जो मोशन है इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेजेक्ट्री। और ये जो क्या बोलते हैं फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है? तो ये एक तरह से देखा जाए तो इसको हम पैराबोला बोल सकते हैं। ये पैराबोला की एक शेप होती है। तीनों के बारे में एमसीक्यूज आपके सामने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्प्रिंट स्टार्ट। स्प्रिंट स्टार्ट के अंदर कौन सी टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो काम में आता है? वो आता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है आप थोड़ा बहुत मोशन में रहते हो। स्टैटिक आपके काम में नहीं आएगा क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद में मूव करना है। तो आपका डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम है वो काम में आता है। स्टैटिक में आप एक जगह पर खड़े रहते हो, जैसे कि हमने कहाँ पर देखा था? आर्चरी और शूटिंग का जो एमसीक्यूज थे उसके अंदर देखा था। स्प्रिंट में आपका क्या रहेगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो दो सरफेस हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है जो एक दूसरे को अपोज करता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये इस साइड मूव करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके सामने से मूव करता है या फिर सामने से लगने वाला ये फोर्स है। द फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड टेंड्स टू मूव बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दिस इज नोन एज। एक दूसरे के सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे के सामने फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई रिलेटिव मोशन उनके बीच में देखने को नहीं मिलता, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर भी कोई एक फोर्स लग रहा हो, भले ही उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो बोलते हैं स्टैटिक। तो एक जगह पर खड़े होकर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आप खड़े रहते हो उसमें भी कोई ना कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट और मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। अब हमारे सामने दो लिस्ट दे रखी हैं, इनमें से हमें बताना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फोर्स दैट अपोज और थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए। इसके बाद में सेकंड लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स दैट अपोज। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक दूसरे के सामने लगता है। और थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का नियम बोलते हैं या फिर लॉ बोलते हैं। सेकंड हमारे पास एक बार दो और लिस्ट हैं, इसमें हमें बताना है काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, टेक ऑफ, हाई जंप, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को बहुत मिलेंगे।
तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये लगेगा तो दो ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब वो मोशन कर रहे हो, का मतलब है वो दोनों ही मोशन के अंदर हैं, तो उनके अंदर एक रिलेटिव जो फोर्स है वो लगेगा। इसके बाद में लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो इसका तो पता है, बॉल जब रेस्ट में रहती है तो लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, और इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। लास्ट है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हमें देखा है लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 8वें चैप्टर के एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।